बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी की लिखी कविता कविता के बहाने। तो आइए थोड़ा सा हम लोग कुंवर नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुई थी। और आगे इन्होंने हायर एजुकेशन लखनऊ यानी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। और इन्होंने अनेक देश की यात्राएं की और करीब 1950 के आसपास यानी देश के आज़ाद होने के बाद इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत की। और इनके काव्य रचना में बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है क्या कविता के बहाने। और इन्होंने बहुत सारे लिखा, जैसे कि इनके कई काव्य संग्रह हैं, चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। तो जो हम आज पढ़ेंगे कविता कविता के बहाने, ये जो है हमारे किस उससे ली गई है, काव्य संग्रह से इन दिनों से। इन दिनों जो काव्य संग्रह है उससे ये कविता ली गई है। इसमें जो है कविता का रचने करने का कवि का उद्देश्य मतलब क्या निकलता है। तो कविता के बहाने जो कविता है ये इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज के समय में जब कविता के अस्तित्व के बारे में लोग संदेह कर रहे हैं कि मतलब कविता को शायद लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो यह आशंका जताई जा रही है कि शायद आज जो नए टेक्नोलॉजी का युग आ गया, इसकी वजह से लोग कविता को पढ़ना और कविता लिखना पसंद नहीं करते हैं। तो आने वाले समय में शायद कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन ये जो कविता लिखी है कुंवर नारायण जी ने, यह कविता की अपार संभावनाओं को तलाशने का एक अवसर देती है। यानी ये हमें एक अवसर ये देती है, बताती कि कविता हम कैसे कर सकते हैं और कविता कहाँ कहाँ से हम खोज सकते हैं, कविता कहाँ तक जा सकती है। और इस कविता में ये कविता एक प्रकार से समझ लीजिए यात्रा है, जो कि चिड़िया से लेकर फूल और फूल से लेकर बच्चे तक की है, जिसमें कि एक और नेचर है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हमारा बच्चा है ना। फिर कवि कह रहा है कि वो चिड़िया की उड़ान के बारे में बता रहा है, फिर फूल खिलने के बारे में बता रहा है कि उसका, और फिर बच्चे के सपने कैसे हैं, बच्चे का खेल कैसा है और उनका कविता से क्या संबंध है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे बच्चों के लिए खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, तो कविता में भी कोई सीमा नहीं होती है ना। तो कह रहे हैं कि इसलिए कहीं भी जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, यानी अगर किसी का मन है कविता करने का, तो जो सारे बंधन हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और वो सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की हो। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम कविता नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास भाषा की समस्या है, या हमें घर में प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो ठान ले कि हमें कविता करनी है, लिखनी है, तो आराम से कविता लिखी जा सकती है। तो आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं, कुंवर नारायण जी की लिखी हुई कविता कविता के बहाने। तो सबसे पहले कविता जो है, और इसमें भी हमने बताया कि कविता जो है ये एक यात्रा है, जो कि चिड़िया से स्टार्ट होती है, फिर फूल पर और फूल से लेके बच्चे तक जाती है। तो सबसे पहले कवि ने कविता करने के लिए चिड़िया की तुलना की है। तो चिड़िया, आइए देखें कविता के बहाने कुंवर नारायण जी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कवि एक कहते हैं कि ये कविता एक यात्रा है, जो कि चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। और कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर जो है सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें कवि कह रहा है कि
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता जो है कल्पना की उड़ान है। कल्पना यानी इमेजिन, यानी हम कल्पना बैठे बैठे कविता करते करते कल्पना में हम यहाँ से लेके फॉरेन स्विट्जरलैंड भी चले जा सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे जम्मू कश्मीर और चेन्नई घूम सकते हैं। मतलब हम कल्पना के सारे उड़ भी सकते हैं। तो कविता एक प्रकार की कल्पना की उड़ान है। अगर हम अपने घर में बैठे कविता लिख रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम सपोज दैट नेचर पे लिख रहे हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम इस समय नदी के किनारे हरे भरे जंगल हैं, नदी है, पहाड़ है, वहाँ बैठे हैं, तो हमें कैसा दृश्य लग रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कविता कल्पना की उड़ान है। और इसे सिद्ध करने के लिए कवि जो है वो चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही यह कहता है, चिड़िया की उड़ान के बारे में भी कहता है कि चिड़िया कविता एक उड़ान है, यानी कविता एक उड़ान यानी कल्पना की उड़ान है ना। और साथ ही चिड़िया के बारे में कहता है कि चिड़िया के एग्जाम्पल तो देता है कि जैसे कि चिड़िया उड़ती है वैसे ही कविता भी कल्पना के सहारे उड़ती है। लेकिन वो कह रहा है कि चिड़िया की उड़ान जो है सीमित होती है ना। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कह रहा है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है किंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता की उड़ान जो है वो दायरा उसका जो असीमित है। कविता जो है हम कल्पना के सहारे कहीं भी जा सकते, कहीं भी उड़ सकते हैं। लेकिन चिड़िया अगर है तो वो उसके पंख है, बहुत दूर तक उड़ेगी तो थक जाएगी, तो वो उसकी उड़ान सीमित होती है। और कविता की उड़ान यानी जो कल्पना के सहारे कविता उड़ती है ना, तो उसकी उड़ान जो है वो असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, वो कुछ ही दूर तक उड़ेगी फिर थक जाएगी। और एक कवि जब कविता करने बैठता है तो अपनी कल्पना के सहारे वो बैठे बैठे कहीं भी जा सकता है। फिर कह रहा है कि बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने भल चिड़िया क्या जाने। चिड़िया घर के अंदर घर के बाहर एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ सकती है ना। परंतु कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता जो है उसकी उड़ान जो है व्यापक होती है, अनंत होती है ना। यानी कवि के फीलिंग्स की कहिए या कवि के भावों की सीमा नहीं है। वो बैठे बैठे कल्पना के सहारे कहीं भी जा सकता है। ये नहीं वो सिर्फ घर बाहर और अपने आस पड़ोस ही उड़ेगा, नहीं, वो बैठे बैठे घर के अंदर बैठे बैठे स्विट्जरलैंड और दिल्ली और कोलकाता भी जा सकता है ना। तो कविता के लिए कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर, कविता पंख लगाकर यानी कल्पना के सहारे कहीं भी उड़ सकती, हर जगह जा सकती है। और उसकी उड़ान जो है चिड़िया क्या जाने, यानी कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया की उड़ान से कहीं ज़्यादा आगे है। चिड़िया जो है सीमित दायरे में सीमित जगह तक उड़ सकती, कहीं बहुत ज़्यादा उड़ेगी तो उसके पंख थक जाएंगे, वो थक जाएगी। और कवि अपनी कल्पना के सहारे दूर दराज कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे विश्व में कहीं भी घूम सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट स्टैंजा में फूल से कंपेयर किया गया है। तो नेक्स्ट आपका है, कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, है ना। इसमें जो कवि ने रचना की है वो हमने पिछले भी बताया था, पहले भी, इससे पहले वाले स्टेंजा में, कि ये कवि जो है वो कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो कि चिड़िया फिर फूल फिर बच्चे तक है। कवि का मानना है कि व्यक्ति के अंदर अगर कुछ भी करने की इच्छा है, कविता रचने की है, तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन यानी कोई बंधन लागू नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर वो फूलों का एग्जाम्पल देके कह रहा है कि कविता की रचना जो है वो फूलों के बहाने हो सकती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता का खिलना और फूल का खिलना दोनों एक हो सकते हैं। कैसे
कि फूल के बहाने कविता की रचना हो सकती है। कह रहे हैं कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कह रहा है कि फूलों को देखकर उसका मन प्रफुल्लित रहता है, यानी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और उसके जैसे कि बाग में फूल खिलते हैं, वैसे ही कवि के मन में फूलों को देखकर कविता विकसित होती है, कविता उत्पन्न होती है ना। और कह रहे हैं कि फूल से ही कविता में रंग भाव आदि आते। फूल को देखकर कवि का मन बहुत प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और वो ये देखता है कि जो है कवि उसी फूल, जैसे फूल बगीचे में खिलते हैं धीरे धीरे, तो वैसे ही कवि के मन में कविता विकसित होती है। और जैसे कि फूल अलग अलग कलर के रंग के होते हैं, वैसे ही कविता से कविता में अलग अलग रंग, फीलिंग यानी भाव आते हैं। परंतु क्या कह रहे हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता खिलने के बारे में, यानी कविता के खिलने के बारे में, जो कवि के मन में कविता खिल रही है उसके बारे में फूल कुछ नहीं जानते हैं। फूल बाहर भीतर, इस घर उस घर, फूल क्या है, कुछ समय के लिए खिलते हैं, है ना, और फिर थोड़े समय बाद कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना। यानी उनकी परिणति, यानी उनका मुरझाना निश्चित होता है। वे क्या करते हैं, घर के अंदर होते हैं, या भाई घर के अंदर भी फूल पौधे हम लोग लगाते हैं, घर के बाहर भी होते हैं। वो एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। एक घर से दूसरे घर कैसे फैलाते हैं, सपोज दैट मैंने अपने हमारे बगीचे में फूल लगा है, किसी को जरूरत है, हमारे घर से ले गया, तो हमारे घर से वो दूसरे घर में गए, वहाँ उन्होंने सुगंध फैल, वहाँ वो अपनी सुगंध यानी खुशबू बिखेर रहे हैं। अब उनके घर से भी मान लीजिए कोई पूजा के लिए 2 फूल ले गया, तो ऐसे ही वो एक घर से दूसरे घर को महकाते रहते हैं। लेकिन परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भाई फूल जब पौधे से तोड़ लिया गया तो एक समय बाद वो मुरझा जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कभी लेकिन फूल तो उगते हैं, कुछ समय अपनी सुगंध फैलाते हैं, खुशबू फैलाते हैं, लेकिन नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कविता बिना मुरझाए, बिना नष्ट हुए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, और लोगों के मन को प्रसन्न रखती है, खुश रखती है। और इस बात को भला फूल क्या जाने, यानी फूल इस बात को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट आपका है, अब बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों के एग्जाम्पल दिया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। फिर यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस यात्रा में जो उन्होंने बताया है, जो चिड़िया से लेकर बच्चे तक है, उन्होंने कहा है कि कवि कवि जो है कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उनको कुछ नहीं। अब आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं घर में तो क्या करते हैं, घर के बर्तन ले लेंगे, भगोना, बेलन, कलछी, सब्जी रखी, आलू प्याज ले लेंगे, उसी से खेलना शुरू करेंगे, इधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे। उनको खिलौना नहीं भाता है, उनको यही चीज है ना। तो बच्चे कहो मिट्टी में ही खेल के आनंद अनुभव करें। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी शब्दों का खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि जैसे बच्चों का खेल है, वैसे कविता भी एक शब्दों का खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते, उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी शब्दों का खेल है। वो भी कहीं भी खेल सकता है, यानी कविता की रचना कहीं भी कर सकता है। बैठे बैठे वो ट्रेन में सफ़र करा तब भी कर सकता है, प्लेन में सफ़र करा कर सकता है, बाहर बगीचे में बैठा है तब भी कविता की रचना कर सकता है, घर में बैठा है तो भी कविता की रचना कर सकता है ना। तो बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर कविता प्रकट हो सकती है, यानी कवि के मन में कविता आ सकती है और वो उसे अपने लेखनी से कागज पर उतार देता है।
वह किसी भी समय अपने भावों को कविता जो है यानी कवि जो है कविता के रूप में कभी भी अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बच्चे कभी भी खेलने लगते हैं, कुछ भी उठा लिया, कुछ नहीं, दो चार पेपर ही उठा लिया, उसी को तोड़ मरोड़ के खेलने लगे, फेंक फेंक के, कुछ नहीं, घर के सामान से खेलने लगे, उनको खिलौने नहीं चाहिए। उसी प्रकार कवि के लिए कविता खेल है, जैसे कि बच्चों के लिए। फिर है बच कह रहे हैं यह घर वह घर, बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, उनके लिए कोई अपना पराया है, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, है ना, कोई नहीं है। वो खेलते समय अपने पराये में कभी भी भेद नहीं करते। यह घर वह घर, कभी इस घर में खेलेंगे, कभी उस घर में खेलेंगे, जाके सब घर में उनके लिए एक जैसा होता है। सब घर एक कर देने के माने, यानी जिस प्रकार बच्चे जो हैं कभी खेलने के समय अपने पराये का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कभी भी अपने शब्दों से कविता की रचना करता है ना, और उनको एक रूप आकार प्रदान करता है। आकार का मतलब उनको शब्दों का रूप देता है, जो उसके कवि के मन में फीलिंग आती है उन्हें शब्दों का रूप देता है। और कह रहा है कि वह भी बच्चों की तरह लापरवाह बेपरवाह है। जैसे बच्चे कहीं भी कभी भी किसी भी चीज को अपना खेल मान लेते हैं, खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कभी भी कहीं भी कभी भी अपनी कविता की रचना करता है। और बच्चे हैं जो है सब घर एक कर देने के मतलब कि बच्चे अपना सब किसी में भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब घर एक ही जैसे होते हैं। वो सब अपने, उनके लिए सभी अपने होते हैं, कोई उनमें अपने पराये का भेद नहीं होता है ना। और बच्चा ही जाने, यहाँ पर मतलब इस तरह की निश्चलता जहाँ छल कपट ना हो, ये तो सिर्फ एक बच्चा ही कर सकता है जिसके अंदर छल कपट अपने पराये का भेद ना हो। ये तो सिर्फ एक बच्चा ही कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति जब बड़ा होता है तो बहुत सारी उसके अंदर आ जाता अपना पराया तेरा मेरा, लेकिन बच्चे के अंदर नहीं आता। तो वो कह रहा है इसी प्रकार कविता पर भी कोई बंधन लागू नहीं होता, कभी भी कहीं भी बैठकर कविता रची जा सकती है, और वो भी कविता भी कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है। तो बच्चों आज ये कुंवर नारायण जी की पोयम कविता के बहाने यहीं पर समाप्त होती है। ओके, धन्यवाद।